की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे जल का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों में पेयजल नदियों, तालाबों, झीलों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पीने के पानी को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदी से, तालाब से, झीलों से। किंतु यह जल शुद्ध नहीं रहता है। इसे पीने योग्य बनाने के लिए इसे कई शोधन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और वो शोधन प्रक्रियाएं क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रक्रिया है थिराने की टंकी यानी सेडिमेंटेशन टैंक। क्या होता है कि नदियों और तालाबों और झीलों का जल इस टंकी में ले लिया जाता है ना। जैसे देखिए जल को कहाँ लाया गया है? थिराने की टंकी में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा पोटास एलम यानी कि फिटकरी को मिलाकर जल को स्थिर छोड़ दिया जाता है। स्थिर छोड़ने से क्या होगा कि इसमें के जो ये अवांछनीय पदार्थ यानी कि जिसे तलछट कहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। आगे देखिए, पोटास एलम की उपस्थिति में जल में उपस्थित गंदे पदार्थ है ना, गंदले पदार्थ क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। ये तलछट कहलाते हैं। इन गंदे पदार्थ को क्या कहते हैं? तलछट। ऊपर के स्वच्छ द्रव को है ना, यानी कि जल को एक पंप की सहायता से एक निस्यंदक टंकी में स्थानांतरण किया जाता है। निस्यंदक टंकी। अब देखिए इस निस्यंदक टंकी में क्या होता है। तो निस्यंदक टंकी में हम लोग क्या करते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन टैंक कहा जाता है। इस टंकी में जल को चारकोल, कंकड़ और महीन बालू के कण के स्तरों से गुजरना पड़ता है। यानी कि ये छानने का काम करता है। उसमें से छोटे महीन महीन कण होंगे वो छन जाएंगे। इससे जल छनकर निलंबित अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। अब यह इस जल को क्लोरीनीकरण टंकी में ले जाया जाता है। यानी कि इसमें से जो उपस्थित जो है ना चारकोल है, और ये जो हम लोग इसमें कंकड़ और बालू के महीन कण डाले हुए हैं, इसके कारण इससे छन जाता है, फिल्टर का काम करता है। जिससे ये छन के इसमें जो अपद्रव होंगे, छोटे छोटे जो कण होंगे जल में, जो अशुद्धियां मुक्त होंगी, वो छन के अलग हो जाएंगे और ये पानी साफ हो जाएगा। अब इसको कहाँ भेजा जाएगा? क्लोरीनीकरण टंकी में, यानी इसमें लाया जाता है। अब इसमें लाने से फायदा क्या है? इस टंकी में जल के साथ क्लोरीन जल है ना, क्या किया जाता है? क्लोरीन जल या विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है। इसमें क्लोरीन, देखिए क्लोरीन सिलेंडर है ना, इसको मिला दिया जाएगा या विरंजक चूर्ण को मिला दिया जाएगा। ऐसा करने से जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यानी ये जो आप जो आरओ वाला पानी पीते हैं ना, उसमें देखिएगा आपको ये कड़वा लगता है। कड़वा लगने का मतलब है उसमें क्लोरीन मिला रहता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, और प्राप्त जल पीने योग्य हो जाता है। ये क्लोरीन क्या करता है कि इसमें के छोटे छोटे जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो 3 प्रक्रियाओं से, पहला जल को इकट्ठा किया जाएगा, उसमें फिटकरी मिलाकर, उसमें तलछट जब नीचे बैठ जाएंगे, फिर ऊपर से स्वच्छ जल को हम लोग निस्यंदक टंकी में ले जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, ये फिल्टर होकर छन कर चारकोल बालू वगैरह कण से ये छन कर इसमें ये जल शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होगा लेकिन उसमें छोटे छोटे जीवाणु रहेंगे, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो उसको क्या किया जाता है कि अगले क्लोरीनीकरण टंकी में ले जाकर उसमें क्लोरीन या विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है, जिसके कारण उसमें छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वो जल किसके लिए हो जाता है? पीने योग्य बन जाता है, यानी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, यानी फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थों के कुछ गुणों यानी कि रंग का, रूप आदि का थोड़े अस्थायी परिवर्तन अवश्य होता है, किंतु उसके मूल घटकों और द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं है ना, क्रशिंग ऑफ बोतल, यानी बोतल को जब क्रश करिएगा, कैन को है ना, कैन दिया है, कैन को जब क्रश करिएगा तो इसका अवस्था बदल जाएगा है ना, इसका रूप थोड़ा सा बदल गया, पिचक गया, लेकिन अगर उसको फिर से चाहे तो उस रूप में ला सकते हैं कि नहीं? ला सकते हैं ना। तो यह एक भौतिक परिवर्तन हो गया है। ये कुछ समय के लिए हुआ है, जिसके कारण इसके द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि आइस का जो पिघलना होगा, बर्फ का जो पिघलना होगा, बर्फ पिघलने के बाद फिर उसको आप ठंडा करके आप फिर बर्फ के रूप में ला सकते हैं, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है,
दूसरा चीज बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब उबालेंगे तो ये क्या करेगा, भाप बनेगा, और भाप को जब ठंडा करेंगे तो फिर आपका जल ही बन जाएगा। ठीक है, तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, समझ गए। तो ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसी तरह है रासायनिक परिवर्तन, जस्ट उसका उल्टा। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके गुण, संरचना, द्रव्यमान, ये जो भी होते हैं मूल पदार्थ के पूर्णतः भिन्न होते हैं, और परिवर्तन लाने के कारक को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। कहने का मतलब इसमें परिवर्तन लाने के कारण, जैसे इसमें जो थे बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें से हटा लिए हम लोग उष्मा हटा लिए, तो फिर ये ठंडा होकर तो आपका पानी बन गया ना, वापस भाप जो है पानी बन जाएगा। लेकिन इसमें हटा लेने से भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं, या फिर आयरन का रस्टिंग, आयरन के ऊपर जंग लगना, जंग लगना कहने का मतलब जब जंग लगता है तो फिर आप उस जंग को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसी तरह से है बर्निंग वुड, लकड़ी का जलना, लकड़ी जल के राख बनेगा, क्या आप उस राख से फिर से लकड़ी तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एन एग मतलब अंडा का बनना, अंडा बन जाएगा तो फिर आप उस अंडा वापस ला सकते हैं। अंडा से आप उसका कुक करके है ना, उसको पकाकर कुछ अपना डिश बना लिए या आमलेट बना लिए, तो क्या फिर उससे अंडा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। उसी तरह अगर दही का जमना होगा तो दही से फिर आप दूध पुनः बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, और इसमें आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है और मूल घटक में फिर ये वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विलयन के बारे में। ठीक है, विलयन का मतलब होता है सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। समांग मिश्रण मतलब इस तरह से वो उसमें पूरी तरह से घुल गया हो, उसको समांग मिश्रण कहते हैं, विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ जो देख रहे हैं यह एक विलयन है, ये एक विलयन है। यह विलयन जो है दो पदार्थ से, ये इसमें हम लोग क्या किए हैं, चीनी लिए हैं, और चीनी तथा जल का ये विलयन है। ठीक है, ये चीनी और जल का विलयन है। ठीक है, चलिए इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ बोले थे ना दो पदार्थ, यानी कि यहाँ चीनी और जल दोनों मिला के ये जो बना है, तो ये एक विलयन हुआ ना, और ये पूरी तरह से इसमें घुला हुआ है, आपको चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो यह एक विलयन है। अब बात करते हैं विलायक। विलायक क्या होता है? ठीक है, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। उस द्रव को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यानी कि यहाँ जो जल होगा, जल क्या होगा? विलायक होगा, है ना। यहाँ से फिर से देखिए, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। यानी कि चीनी को हम लोग घुला रहे हैं किसमें? जल में, तो इसलिए जल क्या होगा? एक विलायक होता है। विलयन में विलायक, विलयन में विलायक, यानी कि इस विलयन में विलायक परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस विलयन में चीनी और पानी के ये जो विलयन है, इसमें जो जल है ना, यानी कि जो पानी है वह क्या है? परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा, है ना, डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। ठीक, उसी तरह विलय की बात करें, विलय क्या होता है? ठीक है, तो जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है, तो इसमें कौन सा पदार्थ घुल रहा है? तो चीनी घुल रहा है, वह विलय कहलाता है। यानी कि चीनी क्या है? एक विलय है। क्या चीनी क्या है? विलय है। यानी विलयन में विलय के कण, यानी कि इस विलयन में विलय के कण, यानी कि जो चीनी के कण होंगे उनको परिक्षेपित कण यानी कि डिस्पर्स पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी ये दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांग मिश्रण हुआ है उसको विलयन कहेंगे, और जो चीज है ना, जो किसी पदार्थ को किसी द्रव में घुलाया जा रहा है उस द्रव को विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ घुलता है उसमें उसे विलय कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग जलीय विलयन के बारे में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। यानी कि जो जल में पदार्थ घुलते हैं उनको जलीय विलयन कहते हैं। ठीक है, अब ये जलीय विलयन जैसे अभी देखे थे, चीनी और पानी, नमक और पानी, है ना, ये सब क्या होंगे? जलीय विलयन होंगे, है ना। जैसे अब ऐसे शराब और जल भी हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल तथा जल भी हो सकता है, इसके उदाहरण ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अजलीय विलयन यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नाम से ही पता लगा नॉन एक्वस, है ना। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रव में घुलकर विलयन बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए अल्कोहलिक आयोडीन है, ठीक है, यानी ये अल्कोहल और आयोडीन का एक सॉल्यूशन है, देख रहे हैं ना। तो ये क्या होता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आता है। उसी तरह यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट को दिखाया गया है ये इस एग्जांपल में, तो ये भी क्या है? ये अजलीय विलयन है। इन द्रवों के बनने
बने विलयन अजलीय विलयन कहलाते हैं। यानी कि ये सब क्या है, अजलीय विलयन कहलाते हैं। जो भी है उदाहरण, ये क्या है, अजलीय विलयन के उदाहरण है। चलिए हम लोग बात करेंगे वास्तविक विलयन क्या होता है, यानी ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन पूर्णतः समांग होता है, ये पूरी तरह से समांग होता है। इसमें विलय के कण विलायक के कणों के मध्य रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कर जाते हैं, यानी उनके कणों के बीच में चल जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जल जो होगा, जल के कण है तो होता है ना थोड़े थोड़े दूरी पे। अब इसमें क्या होंगे, जब चीनी इसमें डालिएगा तो ये इसके कण इनके बीच के स्थानों में प्रविष्ट कर जाते हैं, जो पूरी तरह से ये घुल जाता है ना। तो वो कण आपको नजर नहीं आएंगे, आप इसमें चीनी के कण नहीं देख पाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं, यानी ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए विलयन के प्रमुख गुणों की बात करें तो विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, इसके आर पार आपको दिखाई देगा, है ना। उदाहरण के लिए नमक का जल में विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है, और चीनी का भी उसी तरह से होगा। विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। अगर चीनी और पानी को एक साथ घोल दिया पूरी तरह से तो उसमें चीनी के कण नीचे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। विलयन में विलय और विलायकों के कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर भी अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते, वो पूरी तरह से उसमें घुल जाते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। विलयन समांग होता है, ये समांग होता है, उसमें पूरी तरह से मिश्रित रहता है। विलयन के अवयवों को छान कर पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें से अगर आप चीनी को छान कर चाहे तो आप इसको पृथक नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे विलयन के प्रकार के ऊपर। विलयन कितने प्रकार के, तो पहला है असंतृप्त विलयन, यानी कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है परिभाषा, किसी निश्चित ताप पर, यानी कि ताप जब फिक्स रहेगा, है ना, पर बना वह विलयन, है ना, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सके, यानी कि उसी टेम्परेचर पर और ज्यादा विलय की मात्रा। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, इस नमक को ऐड किया जा रहा है 100 ml जल में, है ना, 100 ml H2O में, तो ये पूरी तरह से इसमें घुल जा रहा है। देख रहे हैं ना, घुल जा रहा है कि नहीं, ये इसमें घुल जा रहा है नमक, यानी कि ये पूरी तरह से अनसेचुरेटेड है, इसमें और ज्यादा घुलाया जा सकता है। तो वही परिभाषा में लिखा है, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। परिभाषा समझ गए। इसी तरह है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो, है ना, अधिकतम मात्रा घुली हो, यानी कि उसके बाद आप उसमें नहीं घुला सकते हैं, है ना। किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि देखिए 40 ग्राम NaCl यानी कि साधारण नमक को हम डाले 100 ml जल में, तो इसमें देखिए थोड़ी मात्रा ये बच गई, सोडियम क्लोराइड की थोड़ी मात्रा यहाँ बच गई ना, रिमेंस हो गई ना, 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड बच गया, यानी कि ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। समझ गए। तो अगर आपको पता करना होगा किसी विलयन में कि वो संतृप्त है कि असंतृप्त है, तो क्या करना है आपको कि उसमें और थोड़ा सा विलय डाल देना। उसमें क्या करना है, विलय डाल देना। अगर वह घुल गया, अगर वह घुल जा रहा है तो वो अनसेचुरेटेड है, अगर वह नहीं घुला तो क्या होगा, सेचुरेटेड होगा। तो इससे आप जांच कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अति संतृप्त विलयन, यानी कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अति मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, और सेचुरेटेड यानी बहुत ज्यादा संतृप्त विलयन के बारे में हम बता रहे हैं। वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा, यहाँ संतृप्त विलयन की बात हो रही है, यानी इस तरह का सेचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसा सेचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हो, यानी जितनी इसमें विलय की मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा इसको घोल कर बना दिया गया, इस तरह से बना दिया गया है कि उसमें और ज्यादा विलय नहीं घुल सकते, ये पूरी तरह से मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक, ठीक है, उसमें घुला दिए गए हैं, तो वो अति संतृप्त विलयन। तो उसका पहचान कैसे होगा, जैसे अगर मान लीजिए अति संतृप्त कोई विलयन है तो उसमें जब कांच का छड़ डाल के उसके नीचे वाले स्तर को खुरेचिएगा तो उसमें उसके विलय के रवे पृथक होंगे, विलय रवों के रूप में पृथक होने लगेगा, विलय के उसमें रवे पृथक होने लगेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा क्या तरीका है कि जब इस पर थोड़ा सा और विलय डालिएगा अति संतृप्त विलयन में, यहाँ तो ये संतृप्त विलयन है, ठीक है, अति संतृप्त विलयन में जब थोड़ा सा उसके विलय की मात्रा डालिएगा तो उसके कण जो होंगे उसमें जो घुले हुए विलय है वो इकट्ठा होने लगेंगे उसके आसपास। ठीक है, तो उस वैसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं।
जैसे कि ये आप फिगर में देख सकते हैं, या फिगर आपको दिखा रहा है, तो इस तरह के इसके पार्टिकल्स रवे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, ये अति संतृप्त विलयन है। ठीक है, इसमें रवे इस तरह से उसको दिखाई देने लगता है। जब इसमें थोड़ा सा और विलय डालिएगा तो ये इकट्ठा होने लगेंगे एक दूसरे के आसपास। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं विलयता की। विलयता क्या होती है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। एक निश्चित ताप और दाब पर, एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में, यह कंडीशन है, ध्यान रखेंगे कि ताप भी निश्चित होना चाहिए और दाब भी निश्चित होना चाहिए। 100 ग्राम विलायक यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है, किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा, विलय मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, यानी विलयन को संतृप्त करने का अर्थ यह हुआ कि और ज्यादा उसमें सॉल्वेंट नहीं घुल सके, हाँ, उस सॉल्वेंट में और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सके, यानी कि किसी विलायक में और ज्यादा विलय नहीं घुल सके। मतलब इस तरह से वो विलयन संतृप्त विलयन का मतलब समझते ही आप, संतृप्त क्या होता है। तो आपको संतृप्त विलयन का मतलब पहले भी बता चुके हैं कि संतृप्त विलयन वो होते हैं जिसमें और ज्यादा विलय नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही कह रहा है कि एक निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी विलय के घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, यानी कि उसमें उसके बाद कोई और विलय नहीं घुल सके, उस ताप और दाब पर उस विलय की उस विलायक में विलयता कहलाती है। और उस ताप और दाब पर जो उसमें जो विलय नहीं डाल सकते हैं और उस विलायक की उसमें क्या कहलाती है, वो विलयता कहलाती है। यानी कि उसकी कैपेसिटी है कि उसमें कितना ज्यादा और आप विलय घोल सकते हैं, वही उसकी कैपेसिटी जो है वही उसकी विलयता कहलाती है। तो विलयता निकालने के लिए, विलय की विलयता निकालने के लिए विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा गुना 100, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100। और देखिए विलयता पर दाब का प्रभाव भी पड़ता है। तो किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम होता है, यानी कि किसी द्रव में अगर ठोस पदार्थ को घोला जाएगा तो उस पर विलयता पे कम प्रभाव पड़ता है, किंतु द्रव में गैस की विलयता पर दाब का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। दाब बढ़ने पर विलयता बढ़ती है। ठीक है, जब दाब बढ़ता है तो विलयता भी बढ़ती है और दाब कम करने पर विलयता घटती है। ठीक है, उसी तरह उसके विपरीत हम लोग बात करें विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है कि ताप बढ़ाने पर किसी विलयन की ठोस पदार्थ में विलयता बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा, मान लीजिए इस पानी ही है और पानी को जब गर्म कर रहे हैं तो उसमें और ज्यादा चीनी घोल सकते हैं कि नहीं, घोल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप घोल सकते हैं, यानी कि ताप बढ़ा रहे हैं इसलिए विलयता बढ़ रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है और ज्यादा चीनी घोल सकते हैं। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। ठीक है, द्रव में गैस की जो विलयता होती है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती जाती है, उल्टा हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं निलंबन, यानी कि सस्पेंशन क्या होता है। निलंबन एक विसमांग पदार्थ है। विसमांग मतलब इसमें घुला हुआ नहीं रहता है ना, ये कण घुले हुए नहीं है, जैसे कि आपको फिगर में दिखा है। इसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं बल्कि संपूर्ण द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं, यानी कि इधर उधर उसमें रहते हैं। जैसे अगर बात करें तो आप देखे होंगे, अगर हम जैसे अगर हम मान लीजिए कीचड़ में देखते हैं ना, कीचड़ में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कीचड़ युक्त जल कह सकते हैं, कीचड़ युक्त जल। ठीक है, बालू और जल का मिश्रण कर ले, बालू एवं जल को एक साथ मिश्रित करें तो बालू जो होंगे, बालू के कण जल में घूमेंगे ना इधर उधर। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह विसमांग मिश्रण होता है। इसमें ठोस के कण काफी बड़े होते हैं जिसे नग्न आंखों से या माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिखा रहे फिगर में। ठोस के निलंबन कण छन्ना पथ को पार नहीं कर सकते, छानने पर ये पार नहीं कर पाएंगे, यह अस्थायी होते हैं, है ना, यानी कि कुछ समय तक छोड़ देने पर ये नीचे बैठ जाते हैं। देखते हैं ना, बालू और जल को जब घोल के छोड़िएगा तो बालू के कण नीचे बैठ जाएंगे। इसमें निलंबित ठोस कणों का व्यास 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है, यानी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, जो विलयन था, विलयन के कण दिखाई नहीं देते, वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, लेकिन ये निलंबन के कण आपको दिखाई देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोलाइड के बारे में, यानी कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड विलयन, है ना, कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबित,
है ना, निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, यानी ये बीच का होता है, ठीक है। ना ही ये वास्तविक विलयन होता है, ना पूरी तरह से घुला होता है और ना ही उसमें निलंबित रहता है, यानी कि इसको छोड़िएगा तब भी नहीं बैठेगा नीचे, जैसे दूध होता है। दूध देख रहे हैं ना, फिर रक्त देख रहे हैं, दोनों क्या होते हैं, ये दोनों कोलाइड होते हैं। इसमें इसके कण जो होंगे नीचे कभी भी रखेंगे तो बैठेंगे नहीं। क्या आप देखते हैं दूध के कण नीचे बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं, आपको दिखाई भी देते हैं, ठीक है। तो इसके गुण की बात करें तो कोलाइड विलयन विसमांग होता है, यह विसमांग होता है, पूरी तरह से नहीं घुला होता है। आपको दूध में देखने को मिलता होगा कि दूध में आपको फैट नजर आता होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते होंगे। और क्या होता है कि परिक्षेपी कणों को उच्चतम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इनके कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, उच्चतम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से। कोलाइड के कण छन्ना पथ को पार कर सकते हैं, पार कर जाते हैं। कोलाइड के कण बहुत अस्थायी होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये नीचे नहीं बैठ पाते हैं। कोलाइड प्रायः अपारदर्शी या पारभासी होता है, या अपारदर्शी होता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है। कोलाइड विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर अनवरत गति करते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। इस तरह की गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। किसी प्रकाश पुंज को एक कोलाइड विलयन से होकर प्रवाहित करने पर किरण पथ पारभासी होती है, ठीक है। यहाँ बात को समझिएगा, किरण किसी प्रकाश पुंज को एक कोलाइड विलयन से होकर प्रवाहित करने पर किरण पथ पारभासित होती है, माने किरण पथ आपको पारभासित दिखाई देती है ना। इस कारण यह कोलाइड ये कण प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। आप जब इसमें से टॉर्च जलाइएगा तो ये चमकते हुए नजर आते हैं। यह कण सूक्ष्म प्रकाश बिंदु के रूप में अनियमित रूप से गमन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये कण आपको गमन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है। तो आप देखे होंगे रक्त में, दूध में इसके कण जो होंगे क्या होते हैं? चमकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, यानी कि इनसे प्रकाश चारों तरफ यहाँ से फैल जाती है जब इसके प्रकाश, जिसके कारण ये चमकते हुए नजर आते हैं और यह प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल प्रभाव कहलाता है। हम लोग बात करते हैं कोलाइड के प्रकार के बारे में। तो परिक्षेपित प्रवस्था, है ना, और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर कोलाइड विलयन को वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके बारे में हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है? परिक्षेपित प्रवस्था। परिक्षेपित प्रवस्था का मतलब है कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि परिक्षेपित कण जो होते हैं उनको हम लोग विलय कहते हैं। वो क्या होते हैं? विलय होते हैं। और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो होते हैं विलायक। वो क्या होते हैं? विलायक होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ आप देखिए इसके अनुसार कैसे विभाजित करें। सॉल क्या होता है कि जब किसी ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है तो सॉल कहलाता है। और वैसे कोलाइड कौन कौन से होते हैं? रक्त होता है, स्याही होता है, ठीक है। रक्त में RBC WCA होता है ना उसके कण। चलिए अगला है पायस। पायस क्या होता है? तो जब किसी द्रव को किसी द्रव में घोला जाता है, जैसे दूध, जल में परिक्षेपित मक्खन, है ना, ये सब हो जाएगा, ठीक। बाल में, है ना, लगाने वाला क्रीम जो होता है उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। अगला है जेल। जेल होता है जब किसी द्रव को किसी ठोस में घोला जाता है, ठीक है। जैसे मक्खन, पनीर, मक्खन को देखते हैं ना, पनीर को देखते हैं ना, तो ठोस रहता है, उसमें द्रव रहता है घुला। एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है ठोस के कण जब गैस में घोला जाता है, जैसे धुआं की बात करेंगे, और द्रव के कण गैस में घोला जाता है। द्रव का कण जब गैस में घोला जाता है, यानी जैसे बादल हुआ, कुहासा हुआ, आप देखते हैं ना कि बादल में क्या होता है? द्रव हो जाता है ना, द्रव के कण किस में घुले जाते हैं? गैस में, ठीक है। तो इसे विभाजित किया गया। ये सब क्या है? कोलाइड के प्रकार है। हम लोग बात करते हैं विलयन का सांद्रण, यानी कि सामर्थ्य उसका क्या होता है। तो विलयन के इकाई परिमाण में घुले हुए विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण यानी सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। और इसको कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत के रूप में, है ना। हम किस तरह से निकालेंगे? चलिए इसको देखते हैं। पहला है द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत, ठीक है। जब द्रव्यमान के रूप में निकालना होगा तो क्या होगा? तो द्रव्यमान के विचार से विलयन के प्रति 100 भाग में घुले विलय के भागों की संख्या विलयन का सांद्रता कहलाती है। कहने का मतलब है कि जैसे अगर पदार्थ का प्रतिशत द्रव्यमान निकाला होगा तो पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर, विलयन का द्रव्यमान नीचे और गुना 100, यानी कि वो पदार्थ, मान लीजिए चीनी है तो चीनी का द्रव्यमान ऊपर और उसका विलयन जैसे पानी में घोला गया तो उसका नीचे रहेगा, और गुना 100 करेंगे तो उसका पदार्थ का प्रतिशत द्रव्यमान, है ना, यानी उसका विलयन का सामर्थ्य निकल जाएगा।
तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना होगा कि विलायक यानी कि जो उसमें है ना, विलायक जो है जो उसको घोल रहा है, जैसे अगर मान लीजिए चीनी पानी घोल रहा है तो चीनी विलायक हो गया और पदार्थ का द्रव्यमान यानी चीनी पदार्थ हो गया। तो दोनों के योग के बराबर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल के ना विलयन बना रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जब आपको ये तो रहा द्रव्यमान के रूप में, अब आयतन के रूप में कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। तो आयतन के रूप में प्रतिशत किस तरह से निकालेंगे, तो आयतन के विचार से विलयन के प्रति 100वें भाग में घुले हुए विलय के भागों की संख्या विलयन की सांद्रता कहलाती है। ये भी वही परिभाषा हुआ, बस इसमें आयतन को ले लेंगे, जहां द्रव्यमान था वहां आयतन में चेंज कर देना। वैसे ही पदार्थ का प्रतिशत आयतन क्या होगा, पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। और इसमें भी अगर विलयन आपको निकालना होगा विलयन का आयतन, तो आपको दोनों को जोड़ देना होगा, किसका, तो विलायक का आयतन प्लस पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन तो इसको समझ लीजिए फिर से कि विलयन का साधन कहने का है कि विलयन के इकाई परिमाण में, है ना, प्रति इकाई परिमाण में घुले हुए विलय, मतलब उसमें विलय कितना हुआ है उसी की मात्रा विलयन का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।